Okay, firstly students, good evening everyone. I myself Karan sir, ठीक है, ओनर फाउंडर एट अष्टगणेश क्लासेस, हरनी रोड, वडोदरा। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 पे आ जाते हैं। मेरे साथ जब आप वर्क कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बुक आपके साथ चाहिए और वो बुक के अकॉर्डिंग ही हम नेक्स्ट फॉर्मेट्स कंसिडर करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में क्या है, लेट्स सी। How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? अब क्या चीज अलाइव है और क्या अलाइव नहीं है, उसके बीच का डिफरेंस समझने का ट्राई करो। बराबर, लाइफ प्रोसेसेस कुछ ऐसा ही है कि जहाँ पे अलाइव चीजें हैं, जैसे कि हम अलाइव हैं। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो अलाइव नहीं होती। बराबर, कि जैसे क्या अलाइव नहीं है, कि जैसे एयर का फॉर्मेट है वो अलाइव नहीं है, इट इज अ नॉन लिविंग इन नेचर। तो कुछ चीजें ऐसी है जो लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है। अब आगे, इफ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ चूइंग अ कर्ड और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन अ स्ट्रीट, वी नो दैट दिस आर लिविंग बीइंग्स। ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये कौन है? लिविंग बीइंग्स है। कि जैसे कोई काउ है, बराबर, चूइंग अ कर्ड, डॉग रनिंग ऑन अ रोड, बराबर, दूसरा मैन जो है शाउट कर रहा है, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब अलाइव है। लेट्स सी आफ्टरवर्ड्स। सो व्हाट इफ द डॉग और द काउ और द मैन वेर अस्लीप? अगर ये लोग सो रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, व्हाट स्टिल थिंक दैट दे वेर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट? अब ये लोग सो रहे हैं तो उसका मतलब ये अलाइव तो है ही भाई, ठीक है। ओके, आज इंसान सो रहा है तो उसका मतलब इंसान अलाइव नहीं, इंसान अलाइव है। इंसान सो रहा है तो इंसान अलाइव है, बट इंसान क्यों अलाइव है? कहां से आपको पता चल रहा है कि पर्सन अलाइव है? क्योंकि वो सांस ले रहा है, वो रेस्पिरेशन कर रहा है। तो जब भी किसी के बीच रेस्पिरेशन होता है, आई मीन कोई भी रेस्पिरेशन कर रहा है, तो वो इंसान अलाइव है। अब जैसे आप मैं सो रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, खराटे लगा रहा हूँ जोर जोर से एकदम, और उस टाइम पे आप देख रहे हो तो मेरा जो स्टमक है उसका मूवमेंट हो रहा है, बॉडी के पार्ट का कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो मैं अलाइव हूँ। सिंपल है, आई एम टेकिंग द ब्रीथ, यहाँ से इनहेल हो रहा है, एक्सहेल हो रहा है, मतलब मैं अलाइव हूँ। तो जिनमें ये सब प्रोसेसेस होते हैं, हर वो क्रिएचर अलाइव होता है, दैट इज द थिंग। अब आगे, सो वी शुड स्टिल थिंक दैट they were alive, but how did we know that? We see them breathing and we know that they were alive. What about plants? How do we know that they were alive? We see them green, some of us will say, but what about the plants? Sorry, my mistake. We see them green, some of us will say, but what about the plants that have leaves of color other than green? अब काफी ग्रीन प्लांट्स हैं और हमें पता है कि प्लांट अलाइव होते हैं, बहुत लोग अलाइव कहते हैं कि प्लांट अलाइव होते हैं, बट ऐसी कोई प्रक्रिया होती है उनमें, ऐसा कोई प्रोसेस होता है कि वो अलाइव है कि नहीं है वो पता चले? ये भी तो सोचने की बात है। थिंक, बराबर, कि ऐसा कोई चीज है कि जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि प्लांट अलाइव है कि नहीं, बराबर। लेट्स सी आफ्टरवर्ड्स। सो दे ग्रो ओवर टाइम, हाँ ये ग्रो होते हैं तो ये अलाइव है। देखो कितना बारीकी से बायोलॉजी को एक्सप्लेन किया जाता है, ये समझाया गया है। दे ग्रो सो दे वर अलाइव। ओके, नेक्स्ट आफ्टरवर्ड्स, से दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव। Some will say, in other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as a common evidence for being alive. आप ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट चेकआउट कर रहे हो और एक कॉमन एविडेंस है कि इंसान अलाइव है कि नहीं है, या प्लांट अलाइव है कि नहीं है, वो पता चला। तो पहला वो पॉइंट आया कौन सा? ग्रोथ रिलेटेड। कि ग्रोथ रिलेटेड पॉइंट है जो आपको एक प्रूफ कर रहा है कि वो अलाइव है कि नहीं है। नेक्स्ट आफ्टरवर्ड्स, सो वी नो दैट they are alive. Some will say, in other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as a common evidence for being alive. But a plant that is not visibly growing is still alive, and some animals can breathe without visible movement. So using visible movement as a defining characteristics of life is not enough. हाँ, मतलब विजिबल मूवमेंट, मतलब मान लीजिए कि आपको जो दिख रहा है कि वो विजिबली ग्रो हो रहा है, ये एक अलाइव का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ये अकेला ही एक ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर से आप बोल सकते हो कि वो कैरेक्टर, आई मीन वो जो क्रिएचर है वो अलाइव है, ठीक है। तो जो दिखता है उसके ऊपर से अकेला नहीं होता, उसके अलावा भी मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि और भी अदर फॉर्म्स है और भी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको अलाइव का डेफिनेशन
डेफिनेशन जस्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टरवर्ड्स movement over very small scale will be visible to the naked eye. Movement of molecules, हाँ molecules का movement है, बराबर, वो भी एक फॉर्मेट है जो आपको समझा रहा है कि मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, is this invisible molecular movement necessary for life? If we ask this question to professional biologists, they will say yes. हाँ, ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नहीं दिखता क्या वो सच में होते हैं? हाँ, बराबर। यहाँ पे बोलते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, वो थियरी काम आती है कि जैसे वायरसेस दिखते नहीं है बट होते हैं, माइक्रोब दिखते नहीं बट होते हैं, और उनके कॉम्बिनेशंस होते हैं, और वो कॉम्बिनेशन के आधार से और वही कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये सारे क्रिएचर्स और फॉर्म और फॉर्मेट्स हमें देखने को मिलेंगे। मतलब इनकी कॉम्बिनेशंस जस्ट हमें प्रूफ करते हैं, जस्ट हमें कंसिडर करते हैं कि हाउ वी कैन से दैट और टेंड टू कंसिडर कि लाइफ में मूवमेंट कैसे होता है, बराबर, कि किस तरह से कोई भी क्रिएचर अलाइव फॉर्म में देखने को मिलता है, बराबर, ठीक है। मतलब आप ऐसा मत समझो कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखता नहीं है तो उसका कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। भाई किसने बोला आपको, बराबर। माइक्रोब्स आपको बता दूं मैं कि टोटल 5 टाइप के माइक्रोब होते हैं, बैक्टीरिया, एल्गे, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस। फिर से बोलते हैं, बैक्टीरिया, एल्गे, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस। तो 5 टाइप के माइक्रोब होते हैं, और यस इट इज कि ये माइक्रोब के फॉर्म से हम और भी चीजें डेवलप कर सकते हैं, बराबर। ये सारे जो माइक्रोब्स हैं, तो टोटल 5 टाइप के माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, एल्गे, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस। ये माइक्रोब के फॉर्मेट से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनमें ही पूरी बोलते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म कंसिडर की गई। अब ये दिखते नहीं है बट इनकी डेवलपमेंट होती है, बराबर। ये बहुत कपल्स में मल्टीप्लाई होते हैं एक साथ, और उसमें वायरस का तो ऐसा कहते हैं कि 50,000 नैनोमीटर के हमारे बाल हैं, 10,000 नैनोमीटर के ऊपर कुछ भी होता है तो हम देख सकते हैं। वायरस जो है ना 50 नैनोमीटर के होते हैं, दिखते भी नहीं, पब्लिक दिखते भी नहीं, बराबर। तो ये दिखते नहीं है बट ये मल्टीप्लाई बहुत फटाफट होते हैं, बहुत फास्टर होते हैं, और उसकी वजह से एक लार्जर फॉर्मेट में वो कंसिडर हो जाते हैं। तो कहते हैं ना कि जो दिखता नहीं है बट उसका भी जो फॉर्मेट होता है, उसका भी जो मल्टीप्लिसिटी होती है, उसका भी जो मल्टीप्लाई फॉर्म होता है, वो भी कंसिडर होता है, बराबर। वो भी कंसर्न होगा, वो भी कंसिडर होगा कि आप हर चीज को एक प्रॉपर सेंस में मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई होता रहेगा, तो वो भी अलाइव है, यस वो भी अलाइव, बराबर। Let's see the further afterwards. So, for example, is this invisible movement, molecular movement necessary for life? If we ask this question to professional biologists, they will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell. वायरस कैसा है पता है? वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग? ऐसा सवाल किसी से भी पूछना आपको आंसर कंफ्यूजन वाला मिलेगा। ये आज तक प्रूफ नहीं हुआ कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग, बट ऐसा प्रूफ हो चुका है कि वायरस हमारी बॉडी के बाहर नॉन लिविंग है, बट जैसे ही वो हमारे अंदर आ जाता है वो लिविंग बन जाता है, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि हम लिविंग है। तो वायरस के एक रूल होते हैं कि वो हमारे आजू बाजू नॉन लिविंग है, बट व्हेन दे कम इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इट विल बिकम अ लिविंग क्रिएचर, बराबर। तो ये आज भी डिबेटेबल पॉइंट है कि वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग, ये किसी को भी पता नहीं, बराबर। कोई भी नहीं जानता कि वायरस इज लिविंग क्रिएचर और वी कैन से नॉन लिविंग क्रिएचर, बराबर, उस तरह से। अब आफ्टरवर्ड्स अंटिल हमें कंसीडर किया गया, इनफैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल, एंड दैट इज partly why there is a controversy about whether they are truly alive or not. बोला था ना, ठीक है, कि वायरस ट्रूली अलाइव है कि नहीं है, उस बात का आज भी कंट्रोवर्सी है पब्लिक। आज भी लोग जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि ये वायरस इज ट्रूली अलाइव है कि नहीं है। तो आंसर है कि ये बाहर नॉन लिविंग है, बट जैसे ह्यूमन बॉडी में आता है ये लिविंग है, ये जैसे के तरह तैसा है, बराबर। मतलब ये नॉन लिविंग फॉर्मेट ऑफ एयर में खुद ही नॉन लिविंग है, बट जैसे ये ह्यूमन की बॉडी में एंटर होता है वायरस कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है। दैट इज द थिंग। आगे देखते हैं, व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ? ऐसी मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ऐसी स्मॉल मूवमेंट लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर कुछ है ही नहीं, बराबर। हम बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। अब देखो हम बारीकी से बने हुए हैं, हम सेल के बाद टिश्यू के बाद ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म,
सर क्या बोला? मैं ऐसा बोला कि सेल इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिट, स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 5, बराबर। कि सेल क्या है? फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिट है। और जब भी सेल कंबाइन होता है तो सेल के कॉम्बिनेशन से हमको क्या मिलता है? टिश्यू। टिश्यू कंबाइन होता है तो टिश्यू के कॉम्बिनेशन से हमको क्या मिलता है? ऑर्गन। ऑर्गन कंबाइन होता है तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। जैसे सेल है तो सेल हमारी बॉडी में टिश्यू बनाएंगे। ये स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 6, स्क्लेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, पैरेंकाइमा, एरेंकाइमा, क्लोरेंकाइमा, उस तरह से, ठीक है। तो ये चैप्टर 6 में हमें सिखाया था स्टैंडर्ड 9 में, बराबर। कि हमारे सेल से कंबाइन होकर टिश्यूज बनते हैं, बॉडी के सब टिश्यूज। ये टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, हमारे हाथ, पैर, ठीक है, हमारा जो ऑर्गन है, नोज है, ईयर है, आई है, ये सब बनता है। ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें हार्ट आता है, ठीक है। उसके अलावा बोल सकते हैं नोज आता है, नोस्ट्रिल का फॉर्म्स आता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम है जो ऑर्गन से ही बना है। और ये सब ऑर्गन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो वेस्ट निकालता है, ये सब सिस्टम इकट्ठा होते हैं तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, बराबर। तो सेल कंबाइन होकर क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू कंबाइन होकर क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब सिस्टम कंबाइन होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके सर, अभी समझ में आया मुझे? क्या समझ में आया? सबसे पहले सेल कंबाइन होके टिश्यू, एग्जैक्टली, टिश्यू कंबाइन होके ऑर्गन, बराबर बोला। ऑर्गन कंबाइन होके, हाँ, ऑर्गन सिस्टम, सही। ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होके ऑर्गेनिज्म, एग्जैक्टली, बराबर। बस यही मैं समझाना चाहता हूं कि ये हमारा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। हमारे सब पार्ट्स अलग अलग काम करते हैं। इन आवर बॉडी देयर इज अ लार्ज फॉर्मेट और प्रोपोर्शन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। हमारी बॉडी में वर्क का डिवीजन बहुत अच्छा है, स्पेशलाइजेशन काफी हद तक देखने को मिलता है। लेट्स सी द फर्दर आफ्टरवर्ड्स। सो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, they can have tissue has cell have a smaller component in them, and so on. Because of the effect of the environment, this organized order nature of the living structure is very likely to be keep breaking down over a time. टाइम टू टाइम में क्या हो रहा है? और ब्रेकिंग डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होता है, और ये स्मॉलर फॉर्मेट्स में आता है। सोचो, सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिट, लेकिन उस सेल के अंदर भी कितना सारा फॉर्मेट देखने को मिलता है। पब्लिक, ये बहुत समझने जैसा है कि सेल के अंदर और भी ज्यादा फॉर्मेट हमें देखने को कंसिडर होता है। लेट्स सी, इफ वी ब्रेक, इफ ऑर्डर ब्रेक डाउन, द ऑर्गेनिज्म will no longer be alive. So living creature must be kept preparing and maintaining their structure. अगर ये ऑर्डर ब्रेक हुआ या इनमें से कोई स्ट्रक्चर बराबर नहीं चला तो इंसान अलाइव नहीं रहेगा, यस, उसका डेथ हो जाएगा। मतलब इंसान प्रॉपर फॉर्मेट में हमें अलाइव देखने को नहीं मिलेगा और उसका डेथ पॉसिबल होगा। नेक्स्ट, सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। खुद को रिपेयर करते रहना है, खुद को मेंटेन करते रहना है, ये हमारे अंदर नेचुरली एक पार्ट एंड प्रोसेस कंसिडर होता है। Since all these structures are made up of molecules, they must move molecule around all the time. इनके आजू बाजू क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मेट ऑल द टाइम मूव ऑन करते रहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। What are the maintenance of the process? What are the maintenance process in living organism? सो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेंटेनेंस प्रोसेस क्या होता है? कैसे हर क्रिएचर खुद को मेंटेन करता है? आपको पता है कि हर क्रिएचर को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, तब जाके वो खुद को मेंटेन कर सकता है। ऊपर भी हमें आखिरी लाइन में लिखा गया है कि हर स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स जैसे फॉर्म से बनता रहता है, ठीक है। तो उसके आजू बाजू अगर देखते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मेट ऑल द टाइम होता है। मतलब ये चीज देखना है कि हम एक बेस फॉर्मेट से बने और वो बेस फॉर्मेट रिमेन्स रहता है तो ही हम सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ये सब अगर मेंटेन रहते हैं तो यस, हम खुद का सर्वाइवल पॉसिबल कर सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पे टेक्निकली मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आज के इस सेशन में हमने काफी ऐसी चीजें देखी जो मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और किस तरह से एक इंसान अलाइव कहा जाता है, किसको हम अलाइव बोलते हैं,
और क्या क्या चीजें उसके एसेंस और प्रोसेस में होना जरूरी है, बराबर। तो मुझे तो कंक्लूजन आज के लेक्चर में से यही मिला कि अलाइव तो वही होता है कि जिसके अंदर प्रोसेस होते हैं, जिसके अंदर लाइफ प्रोसेस होते हैं, वो अलाइव होता है। आज के लेक्चर का एक वर्ड का कंक्लूजन, बराबर, कि जिसके अंदर लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो अलाइव होता है, उसको अलाइव बोलते हैं। अब आज का जो मैं आपको पब्लिक बता दूं कि आपको जो आज का वर्क करना है, ये ध्यान से सुन लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। रूटीन में आप मेरे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, इफ ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो कहीं से भी, बराबर, कोई भी पार्ट से आप पढ़ रहे हो, बराबर, ये लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे हैं। ये लेक्चर्स टोटली यूट्यूब पे हमारी चैनल पे, एजीसीबी चैनल पे आपको मिल जाएगी, बराबर। आप कोई भी पार्ट से पढ़ रहे हो वर्ल्ड के, आप एक चीज खास ध्यान रखना, मैं हमेशा नोट्स में बहुत मानता हूँ, बराबर। नोट्स खास बनाओ, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे मत पढ़ो। पहले मैं एक चीज आपको समझा दूं कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन आंसर्स लिखते हो, आप कोई भी क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म्ड करते हो, फ्रेम्ड करते हो, तो आपको रिजल्ट और आउटपुट नहीं मिलता। यू हैव टू मेक नोट्स, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। और जब आप नोट्स बनाओगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, आप कोई भी तरह से एकदम इजी फॉर्मेट में काम कर पाओगे, बराबर। तो मेरा एक सजेशन है कि जो भी आप वर्क करते हो उसका आप एक नोट्स बनाओ ओन वर्ड्स में, ठीक है। जो आपको भी, जैसे आप पढ़ रहे थे यहाँ पे, आप लेक्चर घुमा के भी रिवर्स कर सकते हो और आप उसके अंदर देख सकते हो कि आपको जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि सर ने एक पॉइंट इंपॉर्टेंट कर रहा है, मैंने बोला भी हर जगह पे, मैं एग्जांपल भी देता जा रहा हूँ साथ में, बराबर। वो पॉइंट्स का आप नोट्स फ्रेम कर सकते हो। डेली का डेली करोगे ना तो पॉइंट क्या होगा पता है, साल के देखो 300-400 लेक्चर के ऊपर होगी। अब ये लेक्चर जब आप अटेंड कर रहे हो, रूटीन बेसिस पे आप वर्क कर रहे हो, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सबसे पहला फायदा ये है कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बराबर। आप बहुत बेस्ट वे में नोट्स प्रिपेयर करोगे और आपका रिजल्ट यहाँ पे आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच। वी हैव डिसमिस विद द सेशन फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच। क्लास डिसमिस। कल से हम शुरू करेंगे व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस। शुरुआत में पहले बॉटनी जहाँ तक चल रहा है ना, थोड़ा स्पीड कम रखना पड़ेगा, तब तक हमें एक चीज से करना पड़ेगा। जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे उसके बाद से दिक्कत पड़ जाएगी, इसके लिए थोड़ा बॉटनी के वक्त हमें स्लो जाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, सी यू एट नेक्स्ट लेक्चर। क्लास डिसमिस। थैंक यू वेरी मच।